गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार। गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग अनुभव। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। तो अभी तक हमने लगभग केमिकल बॉन्डिंग में 7 लेक्चर्स किए हैं ना। 7 लेक्चर्स में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो मेन एस्पेक्ट पढ़े वो स्ट्रक्चर था। क्या था? स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखे। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग को चाहिए थे उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। ठीक है। अब आज से आपका केमिकल बॉन्डिंग एक अलग तरीके से चालू होगा। अब हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक्स पे जाएंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते थे, है ना। VSEPR का इस्तेमाल करते थे, है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ने यूज़ करके स्ट्रक्चर बना लिया। वो एक पार्ट आपको अगर आ गया ना तो आप केमिकल बॉन्डिंग का मतलब आप ऐसा बोलोगे कि आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता हैं। अब इन डिटेल में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और इसको आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एकदम बेसिक से आज भी स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है ना। और ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ा है। क्लियर है? इसलिए मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। हम हमेशा पहले स्ट्रक्चर वाला पार्ट पहले पढ़ा देते हैं, है ना। स्ट्रक्चर वाला पार्ट पहले पढ़ने से क्या होता है, बच्चों को एक बेसिक आइडिया लग जाता है। मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ों एक बेसिक आइडिया लग जाता है तो आपको बाकी चीज़ें समझने में भी आसान लगेगा। क्लियर है क्या? और चैप्टर का एक फ्लो पता चलता है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट किया जाए। हमक नैनी जानती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। कोई बता सकता है व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? आप पूरे चैप्टर में बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। बचपन में आप आयनिक बॉन्ड पढ़ कर आए होंगे। क्या होता है एक केमिकल बॉन्ड? बताओ बताओ। कमेंट करो, कमेंट करो, बताओ क्या होता है एक केमिकल बॉन्ड। बोलो। वो तो एक तरीके का बॉन्ड हो गया है ना। देखो ध्यान से। केमिकल बॉन्ड को हम लोग बेसिकली डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। टू फॉर्म अ क्या? मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड में कुछ नहीं, दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है जिससे वो आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, है ना। जैसे आपका मॉलिक्यूल है H2। तो H2 कैसे बना है? दो हाइड्रोजन एटम के अट्रैक्शन से बना है। आपका कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है NaCl, तो कैसे बना है? सोडियम एटम और क्लोरीन एटम के क्या से बना है? अट्रैक्शन से बना है। तो बेसिक फंडामेंटल है कि अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक केमिकल बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। बोलो। वाई टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है कोई?
हाँ बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अकेले अकेले एटम्स जो हैं वो उतने स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाएंगे, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, है ना। तो आप इसका पहला रीज़न बोल सकते हो, टू गेन स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करके। कैसे कंप्लीट करके? क्या कंप्लीट करके? ऑक्टेट कंप्लीट करके। बहुत समय तक तो यही बात लोगों को पता था, है ना। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl कंपाउंड है, तो NaCl क्या होता है? Na प्लस, और ये क्या होता है? Cl माइनस। अरे बोलो। Na प्लस और Cl माइनस के बीच में यहाँ पर क्या है? एक अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन का नाम ही क्या है? आयनिक बॉन्ड। इस अट्रैक्शन का नाम ही क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे भी दो एटम या आयन के बीच में अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को ही आप क्या बोल रहे हैं? एक केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक अट्रैक्शन है जिसको आप क्या बोल रहे हो? आयनिक बॉन्ड बोल रहे हो, है ना। अगर आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 11, तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और क्लोरीन का देखोगे तो 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका छोड़ा हुआ ये गेन कर लेता है तो ये 3p5 से क्या हो जाएगा? 3p6 हो जाएगा। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो इसका आउटर मोस्ट शेल n=2 बचेगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट शेल n=3 है। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 + 2 7। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेगा सोडियम वाला, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, है ना। तो Na प्लस और Cl माइनस, दोनों का ही आपका ऑक्टेट क्या है? बोलो। कंप्लीट है। इसीलिए आप बोलते हैं कि ये क्या है? स्टेबल है, और इसीलिए ये एक केमिकल बॉन्ड बना रहा है। अरे बोलो ना। फर्क बस इतना है कि ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। किससे बन रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है ना। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया, तो ये बन गया Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन ने ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये क्या बन गया? Cl माइनस। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या कर लिया है? ग्लेन। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं? कंप्लीट ट्रांसफ़र। मैंने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और मेरे छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को तुमने गेन कर लिया, है ना। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। कुछ और तरीके के मॉलिक्यूल्स ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास Cl2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो Cl2 मॉलिक्यूल में आपके पास क्या होता है? ये होता है, आपको पता है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इस क्लोरीन के पास कितने होंगे? 7। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या इस बार कंप्लीट ट्रांसफर हो सकता है? ये क्लोरीन अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे देगा तो इसके पास 7 के अलावा 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होता है जब कोई लूज करके और कोई गेन करके, दोनों का ही ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस वाले के पास तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इस वाले के पास क्या बचेंगे? 6 ही। तो ऐसे केसेस में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। ठीक है। अगर आप इसको उस डायग्राम से समझना चाहते हो तो देखो, लास्ट वाला 3s2 3p5 है ना। बोलो। 3s2 3p5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है। ये एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन भी ऐसा ही दिखेगा। ठीक है।
तो आपको दोनों क्लोरीन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा, और शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का बॉन्ड हुआ। ये भी क्या हुआ? एक तरीके का केमिकल बॉन्ड हुआ। और यहाँ पे अगर ये शेयर कर लेंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अरे बोलो ना। और इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बहुत समय तक साइंटिस्ट को ये बात पता था कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो अच्छा खासा क्या हो जाता है? स्टेबल। या कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता भी इसीलिए है कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और ऑक्टेट के कंप्लीट होने से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी, है ना। ये बेसिक साइंस है, बेसिक। आप 9th 10th में भी ये सारी चीज़ें पढ़ कर आते हैं। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है, चलो। तो कहानी तब चालू हुई जब नोबल गैसेस का स्टडी किया गया। नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनन और फिर रेडॉन। ये सारे आपके नोबल गैसेस हैं। ठीक है। नोबल गैसेस का तो ऑक्टेट हमेशा ही फिल्ड रहता है। अरे बोलो। इसका तो ऑक्टेट हमेशा ही फिल्ड, क्या ऑक्टेट तो हमेशा ही कंप्लीट है, नहीं है? बोलो। क्योंकि किसी भी नोबल गैसेस का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे NH2NP6, है ना। NH2NP6, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही प्रेजेंट हैं। इसका मतलब नोबल गैसेस जो हैं वो बहुत अच्छे खासे स्टेबल हैं। नोबल गैसेस जो हैं वो अच्छे खासे क्या हैं? स्टेबल हैं। तो लेकिन नोबल गैसेस अगर अच्छे खासे स्टेबल हैं, इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, तो इनको तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, कि बनाना चाहिए? अभी अगर आप पीछे वाले रीजन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें, ठीक है, पीछे वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप चलें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो बना रहे थे बॉन्ड क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना था। और नोबल गैसेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स तो पहले से अपना ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं। तो नोबल गैसेस को कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। नोबल गैसेस को कभी किसी के साथ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन बाद में जेनन के कुछ कंपाउंड्स मिले, XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeO2F2, ये सारे के स्ट्रक्चर्स आपने कॉपी में बनाए हैं, है ना। अब देखो एडवांटेज है, अब आप जब ये देखते हो ना तो आपको एक आइडिया लग जाता है ना। आप पूरा स्ट्रक्चर वाला 7 लेक्चर अगर आप पढ़ कर आए हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि हम किन मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, कैसा दिखते हैं, क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन है, क्या इनकी ज्योमेट्री है, क्या इनका स्ट्रक्चर है। इसीलिए हम वो पहले पढ़ा देते हैं कि बाद में कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम लिखें तो आपको उसका आइडिया रहे कि हाँ ये क्या है, हम इसको कैसे बनाते थे। क्लियर है ना। तो अगर मान लो इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्टेट वाली बात 100% करेक्ट होती तो नोबल गैसेस का ऑक्टेट तो पहले से कंप्लीट था, तो इनको तो किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था। जबकि यहाँ जेनन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ जेनन ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है, फ्लोरीन के साथ भी बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जेनन जो है वो, बोलो ना, जेनन जो है वो बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये ऑक्टेट वाली बात जो है वो 100% सही नहीं है ना। तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर और भी होगा जो स्टेबिलिटी से जुड़ा होगा, है ना। स्टेबिलिटी से सिर्फ ऑक्टेट का फॉर्मेशन ही नहीं जुड़ा होगा कि ऑक्टेट बन गया तो हम स्टेबल हो गए, है ना। तो स्टेबिलिटी से कोई और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जुड़ा है, क्योंकि अगर इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं तो इनको तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन ये सारे कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए तुमको थोड़ा चलना पड़ेगा हिस्ट्री में। किस में चलना पड़ेगा? हिस्ट्री में। एक साइंटिस्ट आए बहुत बहुत पहले, ठीक है। उन्होंने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया इससे, PTF6 से। PTF6, ठीक है। ये कंपाउंड है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये प्लैटिनम है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। ये D ब्लॉक का मेटल है और वो फ्लोरीन तो हैलोजन है। तो उन्होंने इसके साथ रिएक्शन कराया और देखा कि एक प्रोडक्ट बना, O2+ और PTF6-।
O2 प्लस और PtF6 माइनस। कहने का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल अगर बन गया तो इसके बीच में कोई ना कोई क्या होगा, केमिकल बॉन्ड। अरे बोलो। और उनके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था। हमने पीरियोडिक टेबल में कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आप किसी एटम को देते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो इनके पास दो एलिमेंट का डेटा था, एक O2 का और एक जेनन का। O2 मॉलिक्यूल में से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे O2 पे प्लस है, इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। ठीक है, तो O2 और जेनन के आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा था। ठीक है, तो ये देखा गया, एग्जैक्ट डेटा तो बाबू याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट ये देखा गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 ज़्यादा था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेनन से। और तुमको एग्जैक्ट डेटा का मतलब भी नहीं, ये तो हम कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्लियर है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेनन। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट से आप क्या क्लेम कर सकते हैं? O2 जो है वो O2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है जेनॉन से, है ना। जेनन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन था, ऑक्टेट कंप्लीट था। तो O2 के मॉलिक्यूल में भी तो ऑक्सीजन के दोनों एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है ना। इसका मतलब ये है कि O2 इज मोर स्टेबल देन जेनन। इतना बात समझ में आ गया? तो अगर आप O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालकर बॉन्ड बना सकते हैं तो क्या आप जेनन में से इलेक्ट्रॉन निकालकर बॉन्ड नहीं बना सकते? है ना। इसका मतलब अगर इन्होंने फिर यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेम चीज का रिएक्शन जेनन के साथ कराया, PtF6 का, और इन्होंने देखा कि रिएक्शन हो गया और सेम कंपाउंड आपको बनता हुआ दिख रहा है। द ओनली डिफरेंस इज कि ऊपर O2 है और नीचे जेनन है ना। ये फर्स्ट कंपाउंड है ऑफ नोबल गैसेस, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का ये सबसे पहला कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया, है ना। इस एक्सपेरिमेंट के बाद या इस चीज के बाद ही लोगों को ये पता चला कि नहीं, नोबल गैसेस अच्छे खासे स्टेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते या किसी के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते। हाँ, इनकी टेंडेंसी बहुत कम होगी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि ये अच्छे खासे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है, वो कम किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा वाला बात नहीं है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कभी किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, है ना। जब O2 और जेनन में कंपैरिजन किया तो O2 जेनन से भी ज़्यादा स्टेबल निकला, और उसके कंपाउंड अगर बन गए तो जेनन के भी बन सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रूफ था। ये बहुत लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रूफ है कि कोई कितना भी स्टेबल क्यों नहीं हो, लेकिन आप उसके कंपाउंड्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो नोबल गैसेस में जेनन एक ऐसा नोबल गैसेस है जिसके अच्छे खासे कंपाउंड्स मिलते हैं। एटलीस्ट ये 5-6 तरीके के तो आपने अपने सिलेबस में अभी तक पढ़ चुके। कोई दिक्कत? ठीक है, इसका मतलब ये इस बात को प्रूव करता है कि ऑक्टेट अगर किसी का कंप्लीट भी है तो भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बोलोगे ही नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। कितने लोग को चमक गया यहाँ तक? जल्दी कमेंट करो अगर चमक गया तो। जल्दी 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 कमेंट करो अगर चमक गया तो। कल का लेक्चर का नोट्स कंप्लीट है ना? इसलिए तुम लोग को नहीं जाने देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ कंप्लीट करके जाओ। हम जानते हैं घर पे जाके तुम लोग खाली खेल करते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो आखिर फिर स्टेबिलिटी को किससे रिलेट किया जाए? स्टेबिलिटी ऑक्टेट से तो रिलेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट भी है, स्टेबल भी है, फिर भी बॉन्ड बना ले रहा है। तो फिर स्टेबिलिटी को बाबू रिलेट किया गया एनर्जी से। किससे रिलेट किया गया? एनर्जी से। और ये बात हम आपको क्वांटम नंबर से पढ़ाते आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी।
किसी के पास अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और किसी के पास स्टेबिलिटी कम होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बेसिक सा फंडामेंटल है। तो आज के बाद आप कभी भी किसी चीज़ को बोलेंगे कोई चीज़ बॉन्ड क्यों बनाता है, बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी के लिए बनाता है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए बनाने के दौरान वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, कम, क्योंकि अगर एनर्जी को कम करेगा तभी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, है ना। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा समझना, एक डायग्राम बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पर है, सॉरी ऐसा नहीं, यहाँ वाई एक्सिस पर है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस के बीच में है आर। ये आर है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आर को क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखता है ना। हर स्टैंडर्ड बुक में आपको केमिकल बॉन्डिंग के पहले पेज में ही ये ग्राफ बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड को समझाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। अब ये क्या है हम आपको डिटेल में बताते हैं। तुम हमको बताओ, एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये दोनों एटम मिलकर एक केमिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो क्या ये दोनों नज़दीक आएंगे या दूर जाएंगे? हाँ, अगर ये बॉन्ड है और ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो ये नज़दीक आएंगे या दूर जाएंगे? नज़दीक आएंगे, आएंगे ना नज़दीक। तो ध्यान से थोड़ा देखना, मैं हम यहाँ पर दो एटम बनाते हैं। ये मेरे पास दो एटम्स हैं। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई दिक्कत? चलो अब बताओ, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में किस तरीके का फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में किस तरीके का फोर्स लगेगा, है ना। ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये रिपल्शन वाले होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कैसे चार्ज्ड हैं, नेगेटिवली चार्ज है। तो सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। कोई दिक्कत किसी को? एट द सेम टाइम इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में किस तरीके का फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का लगेगा। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? तुम हमको बताओ, अब एटम क्लोज कब आएंगे, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा या रिपल्शन, है ना। ये एटम नज़दीक आएंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाना है तो नज़दीक तो आना ही पड़ेगा। तो अगर ये बॉन्ड बनाने के लिए नज़दीक आ रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर रहा है, कैसे, रिपल्शन से। क्लियर है? अच्छा, बेसिक फंडामेंटल चलते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन को डोमिनेट करना पड़ेगा, किससे, रिपल्शन से। और अट्रैक्शन के बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, कम, और एनर्जी के कम होने से स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। ये सारी बातें हमने केमिस्ट्री में कई बार की हैं। अगर अट्रैक्शन लगता है तो एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, कम। तो अब ऐसा समझो, यहाँ पे आप मान लो कि R टेंड्स टू इन्फिनिटी है। क्या है? R टेंड्स टू इन्फिनिटी। R टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये दोनों एटम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यही ना है, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, और वो पहले इन्फिनिटी है, मतलब ये दोनों एटम बहुत दूर थे। ये दोनों एटम कैसे थे, बहुत दूर थे। अब अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो ये नजदीक आएंगे, तो नजदीक जैसे जैसे आते जाएंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स बड़ा होगा रिपल्सन से, तभी नजदीक आएंगे। तो तुम इस ग्राफ को हमेशा इस साइड से पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा, है ना। अब तुम जैसे जैसे इसको अप्रोच करोगे ऐसे, तो तुम्हारी आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। और आर की वैल्यू कम होती जाएगी मतलब एटम्स क्लोज होते जाएंगे, और एटम्स अगर क्लोज होते जाएंगे तो आप लिखोगे कि इस वाले रीजन में अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन से डोमिनेट करता है। यहाँ तक कितने लोग को चमका, पहले ये बताओ। और जैसे जैसे इनकी अट्रैक्शन बढ़ते चली जाएगी इनकी एनर्जी कम होती जाएगी। इसलिए देखो यहाँ वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये एनर्जी धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम। कम होते होते यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है। अरे बोलो, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी है। क्या है?
मिनिमम एनर्जी, इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं बोलो? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, है ना। मतलब जिस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी मिनिमम होगा, इसी जगह पर दोनों एटम के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंगली जो बाबू यहाँ पर आर होगा, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना, ये बातें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाई हैं। इसके हिसाब से यहाँ जो आर आएगा, इस आर को हम बॉन्ड लेंथ नहीं बोलेंगे, है ना। ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पर बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने के बाद जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ, है ना। जैसे मान लो बॉन्ड बन गया, तो जनरली आप कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अरे बोलो ना। आप नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते। कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरीके के सर्कल्स होते हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। प्लीज पीरियोडिक टेबल देखिए, एटॉमिक रेडियस का लेक्चर। नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, बचपन से आप ऐसा ही डायग्राम बनाते थे। हम बोलते थे H2 बनाओ, तो H एक इलेक्ट्रॉन और H एक इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करते थे? ऐसा डायग्राम नहीं बनाते थे बचपन में। तो ये सर्कल्स किस तरीके के हैं? इंटरसेक्टिंग हैं। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। अगर यहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर गए, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड बन गया। उस समय जो इनके बीच का ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो जब ये इस पॉइंट पर बॉन्ड बन रहा है, तो उस समय जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, वो बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। कोई दिक्कत? ये कितने लोग को समझ में आया? हमेशा ग्राफ को ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। ऐसा मान लो कि पहले ये दो एटम अलग अलग थे, इनको बॉन्ड बनाना था, तो ये एटम नजदीक आएंगे, क्लोज आएंगे। क्लोज क्यों आएंगे? क्योंकि बॉन्ड बनाना है, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा रिपल्शन से। तो जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएंगे, आर की वैल्यू कम होती जाएगी, अट्रैक्शन रिपल्शन से डोमिनेट करेगा। अट्रैक्शन के बढ़ने से एनर्जी क्या होगी? कम। इसलिए देखो एनर्जी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अरे बोलो। अच्छा, इस समय पर बॉन्ड बना, ठीक है। और जब बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी आती है कि नहीं? है ना, बोलो। अगर हम बोलते हैं कि मैंने बॉन्ड बनाया, मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिप बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी क्या होगी? बोलो। अरे तुम बॉन्ड क्यों बनाया करते थे? स्टेबिलिटी करने के लिए। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? घटेगी। और एनर्जी घटती कैसे है? बताओ बताओ। एनर्जी रिलीज करके। तुम एनर्जी को कैसे घटा सकते हो? गेन करके कि रिलीज करके? गेन करके या रिलीज करके? मेरे पास 100 रुपए थे पॉकेट में, है ना, हम उसमें से 40 रुपया खर्च कर दे, तब ना मेरे पैसे कम होंगे। मेरे पास 100 रुपए थे, मम्मी और हमको 100 रुपए दे दी, तो मेरे पास तो 200 रुपए हो गए, तो पैसे तो बढ़ जाएंगे, है ना। तो चीजें हमेशा कम होती हैं खर्च करने से। तो एनर्जी हमेशा कम होता है एनर्जी को रिलीज करके। इसका मतलब हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जब जब बॉन्ड बनेगा, तब तब एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अरे बोलो, मानते हो या नहीं? और इसी एनर्जी को आप बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जब जब एक बॉन्ड बनता है, तब तब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, तब तब उसकी एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कम होती कैसे है? एनर्जी हमेशा रिलीज करके। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस पॉइंट पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, और ये जो वर्टिकल आपको एनर्जी यहाँ से यहाँ तक बाबू दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एनर्जी दिख रहा है, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एडवांस तक में क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ पर तुम एक मन में तुम्हारा डाउट आएगा, ये भी हम तुमको पहले बता चुके हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वाई एक्सेस के तरफ है, ग्राफ नीचे बना हुआ है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? मैथ्स लगाओ। अरे भाई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से जब एनर्जी रिलीज होती है तो आप नेगेटिव लिखते थे, याद है वो इंथैल्पी वाली चीज?
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जब जब एनर्जी रिलीज होती थी तो हम लोग उसको डेल्टा एच को क्या लिखते थे, नेगेटिव लिखते थे, है ना। तो ये जो है ये बॉन्ड एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है, बॉन्ड एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी, नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब ही है कि एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ तक कितने लोग को चमक गया? पक्का? बहुत बेसिक फंडामेंटल चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चल रहा है केमिकल बॉन्ड का। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो हमेशा ऐसे सोचना, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि इसके बाद फिर एनर्जी बढ़ क्यों गई? यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई, यहाँ बॉन्ड भी बन गया, ये एनर्जी जो रिलीज हुई उसको हम बॉन्ड एनर्जी भी बोल दिए, और इस समय जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोल दिए। अब इसके बाद एनर्जी क्यों बढ़ गई? रिपल्सन से। क्योंकि देखो, जब कभी भी दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो वो दोनों एटम एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं, और वहीं पर बॉन्ड बनता है। मिनिमम डिस्टेंस जो दो एटम के बीच का हो सकता है। अगर आप जोर जबरदस्ती इन दोनों एटम को और नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो ये प्लस प्लस और नजदीक आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ जाएंगे, तो इनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाएगा, डोमिनेट करने लगेगा। और रिपल्शन अगर डोमिनेट करने लगेगा तो फिर एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है। तो इसीलिए इस वाले रीजन में रिपल्शन जो है वो डोमिनेट करेगा किस पर, अट्रैक्शन पर। तो एनर्जी क्या होने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी, और स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो कोई भी बॉन्ड बनाने के बाद इधर जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए सबसे जो मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है उसी को बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट बोला गया, क्योंकि वहीं पर दो एटम के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, वहीं पर उन दोनों की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी सबसे कम है तो स्टेबिलिटी भी तो इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगी ना। इस पॉइंट पर एनर्जी सबसे मिनिमम है तो स्टेबिलिटी भी इसी पॉइंट पर ज्यादा होगी। तो यहीं पर बॉन्ड बनेगा, जहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी तो बॉन्ड वहीं ना बनेगा। तो इसीलिए इसी को बोला गया बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। अरे बोलो यार। इसका मतलब आज के बाद आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी अगर बॉन्ड बनाता है तो क्यों बनाता है, स्टेबिलिटी के लिए। और वो स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, एनर्जी को लूज करके, रिलीज करके, एनर्जी को कम करके। और एनर्जी को कम कैसे करेगा, एनर्जी को रिलीज करके। बेसिक फंडामेंटल है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये हो गया ना। यहाँ तक कोई डाउट है पहले तो बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये पक्का ये ग्राफ क्लियर हो गया सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है। ऐसे पूछेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, है ना। क्वेश्चन में देगा एच, एच प्लस, एच माइनस, या H2। न्यूट्रल हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल है, या H प्लस, या H माइनस, या H2? बोलो। न्यूट्रल हाइड्रोजन इज 1s1। H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास हो जाएगा 1s2। और ये आपका एक बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, H2 ऐसा दिख रहा है। बोलो। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, H2, क्योंकि वहाँ पर एक बॉन्ड बना है और बॉन्ड बनने के दौरान उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट पर एनर्जी क्या थी, मिनिमम। आप अपने दिमाग में हमेशा एक बात याद रख लीजिए, जो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हर बार जब वो बॉन्ड बना रहा होगा तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ी होगी, है ना। देखो एक और क्वेश्चन देखो, तुमको और क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। या कंपेयर स्टेबिलिटी, HClO, HClO2, HClO3
और HClO4। ये सब एसिड हैं। ये सब क्या हैं? एसिड। तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं इनके। तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? क्लोरीन। और क्लोरीन से यहाँ क्या कनेक्टेड होगा? H। हम बताए थे एसिड में हमेशा H किससे कनेक्टेड होता है? ऑक्सीजन से। यहाँ पर क्या बनाओगे? क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अरे बोलो ना। तो 7 में से एक ये यूज हो गया तो ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 7। 7 में से कितने ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं? 2। तो एक को आप 2 दे सकते हो? नहीं दे सकते। और एक को आप OH दे सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे आ जाओ। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH। और यहाँ पे आओगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और OH। चेक कर लो। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 3। 3 में से 2 को 2 दिया, क्योंकि एक O तो H के साथ भी जुड़ेगा ना। और ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये चीज़ बनेगा, ये चीज़ बनेगा। क्लियर है? स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है। अब अगर तुमसे कंपेयर करने के लिए बोले कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होना? ये होना चाहिए, क्योंकि ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 7 बॉन्ड्स बना रहा है। ये कितने बना रहा है? 5। ये कितने बना रहा है? 3। और ये कितना बना रहा है? 1। 1 3 5 और 7। और हर बॉन्ड, जब जब एक बॉन्ड बनेगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें 7 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब 7 बार एनर्जी रिलीज होगी। तो किसकी एनर्जी कम बचेगी? इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो ये ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का। मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, more energy will be released in each bond formation and hence stability will be more। अगर कभी भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी का आता है तो आप हमेशा ये पहले, सबसे पहले तो यही देखना कि किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल। अब मान लो कभी कोई क्वेश्चन निकल जाता जिसमें 2 मॉलिक्यूल सेम ही बॉन्ड बना रहे होते, तो फिर कोई और फैक्टर पढ़ेंगे, आगे देखेंगे उसको, है ना। लेकिन टेम्पररी टाइम बीइंग के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, पता है तुमको? इतना आसान ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। ठीक है, कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, या सबसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, इस तरीके का। ठीक है, तो आप हमेशा एक बात याद रखना, मोर दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर इज दी स्टेबिलिटी। कितने लोग को चमका ये? अरे बोलो। इसका मतलब आप केमिकल बॉन्ड को आज अच्छे से समझ गए। केमिकल बॉन्ड दो मॉलिक्यूल या एटम के बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कोई भी बनाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि जिसका जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल है। इसका मतलब बॉन्ड बनाया ही जाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसको सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन क्या नोबल गैसेस इस बात को प्रूव करते हैं? नहीं। नोबल गैसेस के तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन नोबल गैसेस भी के भी कंपाउंड मिलने लगे, है ना। इसका मतलब ऑक्टेट जो है वो स्टेबिलिटी का 100% क्राइटेरिया नहीं है, है ना। तो फिर बाद में एनर्जी को घुसाया गया बीच में, और ये बोला गया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कोई भी एटम स्टेबिलिटी तब गेन कर सकता है जब उसके पास एनर्जी क्या हो? कम। और जैसे जैसे वो बॉन्ड बनाता जाएगा वैसे वैसे हर बॉन्ड बनाने में एक एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। और उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा ग्राफ वगैरह बनाकर एक्सप्लेन किया गया। बताओ कितने लोग को चमक गया ये बात? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? एक बार अच्छे से देख लो बाबू, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो। हम्म। अरे वो आर वेरिएबल है, लो। ये नहीं, आप आर मिन नहीं लिख सकते।
ये जो आर आएगा यहाँ पे, मतलब इसको कुछ आर स्टार बोल लो, ये जो आर यहाँ पे आएगा लेंथ, हम उसको बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। क्योंकि एटम फिर इनसे नजदीक नहीं जा सकता, दो एटम इससे नजदीक नहीं जा सकता, रिपल्शन रिपल्शन बढ़ने लगेगा तो ढकेल के वापस यहाँ कर देगा, और इससे इधर जाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा तो वापस नजदीक आ जाएगा। देखो, या मान लो ये मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है, इसे नजदीक लाने लगोगे तो रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा, धक्का देके वापस यहाँ पहुंचा देगा। अगर इसे दूर करने जाओगे तो अट्रैक्शन डोमिनेट करने लगेगा, वापस अट्रैक्ट करके यहाँ ला देगा। तो हमेशा ये दो एटम एक दूसरे से मिनिमम इतने ही डिस्टेंस पे रह सकते हैं, मतलब दोनों एटम की न्यूक्लियस का यही डिस्टेंस हो सकता है, तो आप इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अरे बोलो ना, जब हम आपको पीरियोडिक टेबल में भी एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलो। सर वहाँ पे राइट की तरफ और ज़्यादा आएगा जाएंगे तो? क्या राइट की तरफ कहाँ? क्या विश्वास, क्या बोल रहे हो, नहीं समझे? अच्छे से लिखो फिर बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, हम देखें तुम इतने दिन में कितना सीखे। NCl3 exists लेकिन NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। वहीं पर नाइट्रोजन के ही खानदान का PCl3 है और PCl5 है, बोथ एग्जिस्ट्स। ठीक है, आपको बताना है ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। हम इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। हम वेरी गुड। यहाँ पर अगर आप NCl3 को देखो और NCl5 को देखो, तो नाइट्रोजन है, ये तीन बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना सकता है। अरे बोलो, अब तो तुम स्ट्रक्चर फटफट बना सकते हो, तीन बॉन्ड बनाया, नॉर्मल एक लोन पेयर बचेगा। और जब आप NCl5 बनाने की कोशिश करोगे तो NCl5 में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाने लगेगा? पांच बॉन्ड, और ये कभी नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास वेकेंट डी सबशेल नहीं होता या डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। और वहीं ये दोनों क्यों बना पाता है? फॉस्फोरस है ना, वो थर्ड पीरियड का है। आप फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अरे बोलो, तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? n=3। इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? n=3। तो आपको इसके पास एक पूरा का पूरा वेकेंट 3D मिलेगा, नहीं मिलेगा? पांचों डब्बे इसके पूरे खाली हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये तो आंसर तो आप बोल सकते हो कि फास्फोरस के पास वैकेंट डी होता है और नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी नहीं होता, इसलिए ये काम करता है। अब हम तुमसे एक सवाल पूछेंगे, तुम्हारा कंफ्यूजन वहीं से चालू होगा। क्वांटम नंबर पढ़े हैं ना सबको ही? ठीक है, ठीक है। चलो, पहले हम वो काम करते हैं। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ बाबू, तो ये आपको दिखेगा 3s2, कोई दिक्कत किसी को? और ये आपको दिखेगा 1 2 3, 3p3, इसमें किसी को कोई दिक्कत? और आपके पास पूरा का पूरा ये आगे ये पूरा डब्बा खाली है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी इस फॉस्फोरस के पास, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। कौन सा बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, है ना। नॉर्मल फॉस्फोरस नॉर्मली अपने हमेशा किस स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पे इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो यहाँ से ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? तो ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है।
तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। कोवैलेंसी मतलब होता है कि आप कितने कोवैलेंट बॉन्ड किस सिचुएशन में बना सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इसके पास मात्र 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो आप बोल सकते हो कि फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी है? 3। अच्छा, अब अपने ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्साइट करेगा। क्या करेगा? एक्साइट करेगा। तो एक्साइट करके अगर ये इधर भेज देगा, तो अब यही चीज चलो इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा एक्साइट होने में, तो इधर एक बचेगा। इधर एक तो पहले से थे और एक इधर चला गया। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब ये कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? बोलो। 5। लेकिन अब हम इसको ग्राउंड स्टेट नहीं बोलेंगे, अब हम इसको एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? है ना, ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाई भी हैं। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, जिस कॉन्सेप्ट के लिए हम ये दोबारा आपको बता रहे हैं। अब तुम हमको एक बात बताना, जब आप क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो आप वहां पर एक रूल पढ़ते हैं, N+L रूल, एनर्जी के लिए पढ़ते हैं ना? एनर्जी के लिए पढ़ते हैं N+L रूल। तो इसके हिसाब से आप पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, और फिर 3d में। किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पहले 4s आता है और फिर 3d आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना। आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3s और 3p में हैं। यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। अरे बोलो। तो इसके बाद जो अगला ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी इनसे थोड़ी सी ज्यादा है, वो अकॉर्डिंग टू N+L रूल कौन सा है? तो आपको अपने इस इलेक्ट्रॉन को 4s में ना एक्साइट कराना चाहिए था। आप एक ऑर्बिटल छोड़ के उसके आगे कैसे चले गए? तुमको पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई गारंटी 90% बच्चों को ये बात नहीं पता रहता। सेल बाबू सारे रहते हैं। सेल में कोई कमी, भले इलेक्ट्रॉन रहे या नहीं रहे, सेल सारे प्रेजेंट रहते हैं। समझ रहे हो? अरे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इसलिए उनका डिस्कशन नहीं करते। 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, भर भर के इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम थोड़ी। आप मेरा क्वेश्चन समझे? ठीक है, क्वेश्चन हम ये बोल रहे हैं कि 3s और 3p के बाद आप देखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ एक्साइट कर रहे हो। 3p वाले इलेक्ट्रॉन को तो कुछ नहीं कर रहे, आप 3s वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं। तो 3s वाले इलेक्ट्रॉन से अगला जो खाली डब्बा है वो तो 4s है, और 3s से 4s जाने में आपको एनर्जी कम देना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि 3d की एनर्जी तो फिर 4s से भी ज्यादा है। क्वांटम नंबर में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है ये एक्साइटेशन वाली बात, है ना? लेक्चर्स देखिए, तो वहां पर आप एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करेंगे, तो मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि 4s की एनर्जी तो 3d से कम होनी चाहिए थी, तो आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 4s पे भेजना चाहिए था, लेकिन आप 3d में भेज रहे हैं। एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, यहाँ यहाँ पे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। आप किसी चीज को कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले में भेज रहे हैं, तो उसको तो एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप तो चाहेंगे कि कम एनर्जी देना पड़े, तो आपके लिए तो मोस्ट सुटेबल 4s था, लेकिन फिर भी आप 3d में एक्साइट करा रहे हैं। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्रह्मास्त्र रूल है। ठीक है, ये N+L रूल यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं? अब बाहर है बा पूरा केमिस्ट्री आप N+L रूल से पढ़ाते आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं यहाँ नहीं लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना।
जब तक आपने किसी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हैं तब तब n+l रूल लगता है, और वो बताता है कि पहली बार इलेक्ट्रॉन अगर भरा गया है तो पहले किस में भरा जाएगा और बाद में किस में भरा जाएगा। लेकिन एक बार आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए उसके बाद n+l रूल से एनर्जी नहीं देखी जाती। n+l रूल यहां लगेगा ही नहीं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं लग रहा। आप समझे मेरी बात को? देखो हम तुमको बताते हैं फिर वापस यहाँ आएंगे। जैसे मान लो आपके पास फॉस्फोरस था, 15 इलेक्ट्रॉन आपको भरने थे। फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 15। 15 इलेक्ट्रॉन आपको भरने, अभी तक आपने किसी भी डब्बे में कोई भी इलेक्ट्रॉन भरा नहीं है। जब बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिफोर का स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं हम देखो, बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के भरे जाने से पहले कौन सा रूल लगता है? n+l रूल। तो n+l रूल बोलता है कि पहले 1s में भरे जाएंगे, फिर किस में भरा जाएगा? 2s2 में, फिर किस में? 2p6 में, फिर किस में? 3s2 में, फिर किस में? 3p3 में। तो ये जो एनर्जी भरे गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ये किस रूल के हिसाब से भरे गए हैं? n+l, क्योंकि अभी तक आपने फॉस्फोरस में कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया था। आपको 15 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के भरने थे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस में आप पहले भरेंगे और किस में बाद में भरेंगे। तो आपने यहाँ n+l रूल लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो एक्साइट कराने वाली बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन भरने के पहले हो रही है या इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है उसके बाद एक्साइट करा रहे हैं? भरे जाने के बाद एक्साइट करा रहे हैं ना। तो एक बार इलेक्ट्रॉन जब आप ग्राउंड स्टेट में भर देते हैं उसके बाद n+l रूल नहीं लगता। तो यहां याद रखना लिमिटेशन है इसका, n+l रूल इज not applicable after filling of electrons in ground state। अरे बहुत कम बच्चों को ये बात पता रहता है। हम 90% जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको पता होता है, इसमें ये नहीं बोलेंगे कि किसी को नहीं पता होता, लेकिन 80-90% बच्चे ये बात नहीं जानते। और वो हमेशा जब भी उनसे ये सवाल हम पूछते हैं ना तो वो कंफ्यूज होते रहते हैं, जैसे तुम हुए। अरे बोलो क्लियर है? तो तुम हमको एक बात बताओ कि अब तुमको एनर्जी को 3s से जब 3p में भेज, तुम 3s वाले इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करा रहे थे तो क्या तुम n+l रूल के हिसाब से एनर्जी देखोगे? नहीं देखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा जा चुका है ग्राउंड स्टेट में। तो फिर एनर्जी कैसी देखी जाएगी? तो आफ्टर फिलिंग, बाबू समझ रहे हो या नहीं समझ रहे यार? आफ्टर फिलिंग जो आपकी एनर्जी है वो देखी जाती है नंबर ऑफ सेल्स से। सिंपल। किससे देखी जाती है? नंबर ऑफ सेल्स। यानी अब तुमको सोचना है कि तुम 3s वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के 3d में भेजोगे कि 4 में भेजोगे? तो 3d वाले में भेजेंगे, क्योंकि n=3 वो उसी एनर्जी लेवल पे है। एक ही सेल के सब सेल में एनर्जी भेजने में आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और आप बोलेंगे हम 3s से 4s में भेजे तो आपको तो सेल ही चेंज करना पड़ेगा, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। ठीक है। तो आप आफ्टर फिलिंग n+l रूल नहीं लगता, एनर्जी हमेशा कैसे देखी जाती है? नंबर ऑफ सेल्स से। अरे बोलो। तो जाहिर सा बात है कि एनर्जी ऑफ n=3 विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ n=4। अरे बोलो। तो यानी अब आप 3s वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराकर किधर भेजेंगे? 3d में भेजेंगे, ना कि 4s में भेजेंगे। इसीलिए रीजन है वैकेंट डी, वैकेंट डी, वैकेंट डी। वैकेंट 4s भी तो था, तो वैकेंट 4s क्यों नहीं लिख रहे थे? हमेशा लिख रहे थे वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बताओ कितने बच्चों को चमक गया? जल्दी जल्दी कमेंट करो अगर आपको समझ में आ गया तो। बल्ब जलाओ जल्दी। पक्का? एक बार हम फिर से बता दे रहे, देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन किस में थी? 3s में। आप उसको एक्साइट कराना चाह रहे थे, तो एक्साइट कब कराया जाता है? अपने से ज्यादा एनर्जी वाले में कराया जाता है। ठीक है। अगर आप n+l रूल के हिसाब से देखो तो 3s से ज्यादा एनर्जी 4s की है और 4s पूरा खाली है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर इधर आना चाहिए था। आप इसको छोड़कर और सीधा किधर एक्साइट करा रहे हैं? 3d में। या तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं तो आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, दोनों में से यही बात हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता था, यहाँ आप गड़बड़ नहीं कर रहे,
आप कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था। क्या कॉन्सेप्ट नहीं पता था? कि ये जो N+L रूल था एनर्जी देखने का, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब तक आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में भरा नहीं है। जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस के टोटल 15 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये 15 इलेक्ट्रॉन आपको भरने थे, अभी तक आपने एक भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल या सबशेल में भरा नहीं है। तब आप पहली बार जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो N+L रूल के हिसाब से भरेंगे। इसलिए मैंने लिखा है बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N+L रूल लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर तो आपने ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, उसके बाद आप एक्साइट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी N+L रूल से देखी नहीं जाएगी। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो तुम अब हमको बताओ कि 3s से 3d में एक्साइट करने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी कि 3s से 4s में? 3s से 3d में, क्योंकि ये वाला जो सबशेल है वो n=3 का ही है, तो कंपेरेटिवली यहाँ पे शेल तो चेंज नहीं करना पड़ रहा ना, तो यहाँ पर आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम। इसलिए इलेक्ट्रॉन 3s से एक्साइट होकर किस में जाएगा? 3d में। N+L रूल के हिसाब से 4s में नहीं जाएगा। अरे बोलो ना, पक्का? एक बार अच्छे से इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते चलो देखते चलो। कोई दिक्कत है बाबू? पक्का? लॉजिक क्लियर है? तो आज कितने कॉन्सेप्ट सीखे? 2 कॉन्सेप्ट सीख गए अभी तक, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वो कर्व वगैरह सारा कुछ सीख गए। और ये वाला चीज़ जो आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया था, आज आपने इसको फुल डिटेल में कवर किया। ठीक है, चलो। एक और कॉन्सेप्ट तुमको हम पढ़ाते हैं। रेजोनेंस इन स्ट्रक्चर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक बार समझ जाओगे जीवन जिंदगी भर चकाचक रहेगा। पक्का? NO2-, NO2-, फटाफट बताओ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, एक को तो डबल बॉन्ड दिया ही जा सकता है और एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अरे बोलो, एक लोन पेयर बचेगा। अरे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 और 3 इस्तेमाल हुए, 2 बचे हैं। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है न्यूट्रल, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है न्यूट्रल, लेकिन ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर क्या आएगा? माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ कर आए थे। अब इन स्ट्रक्चर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को जब स्टडी किया गया डिटेल में, प्लीज़ ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल को जब हमने डिटेल में स्टडी किया, NO2- को डिटेल में स्टडी किया, तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितने कितने तरीके के बॉन्ड्स बना रहा है। तो यहाँ पर देखकर पता चलता है कि एक नाइट्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए। क्या देखा जाए? बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए। बाबू अच्छे से समझ लेना, हम 2-3 एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे आज के क्लास में। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा जाए, ठीक है? तो तुमको क्या लगता है, इस इधर वाले को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि इधर वाले को?
इधर वाले को, क्योंकि इधर दो बॉन्ड बने हैं। अरे, जो जितने ज्यादा बॉन्ड अभी ना पढ़ कर आए थे, जितना ज्यादा बॉन्ड्स बनता जाएगा दो एटम के बीच में, उतना ज्यादा वो स्टेबल होता जाएगा। तो स्टेबल वाली चीजों को ब्रेक करने में आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। अरे बोलो ना। तो मान लेते हैं टाइम बिंग के लिए हम इसको लेफ्ट ऑक्सीजन और इसको राइट ऑक्सीजन बोल दे रहे हैं, ताकि आपको एक डिफरेंस क्लियर रहे। ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ लोगों ने सोचा कि नाइट्रोजन और ये जो लेफ्ट ऑक्सीजन है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगा? ज्यादा। अरे बोलो ना। तो इसको तोड़ने में भी एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा, है ना? तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। अरे बोलो ना। और यहाँ पे एन और ओ राइट, मतलब राइट वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो सिंगल ही बॉन्ड है। एक स्टिक को तोड़ना आसान है कि दो स्टिक को? एक स्टिक को। जितना ज्यादा स्टिक्स बनते जाएंगे उतना वो मजबूत होता चला जाएगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। ठीक है, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। अरे बोलो, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। कितने लोग को ये चमका? आइडिया लग गया? ऐसा लोगों को लगा, ऐसा साइंटिस्ट को लगा कि अगर NO2 माइनस ये है, तो क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। तो तोड़ने में भी आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन मस्त सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो अगर ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसको तोड़ना कंपेरेटिवली इजी है। ठीक है। तो ये तो आप मन के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं, मतलब थ्योरी के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली आपका थ्योरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करना चाहिए। तो फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट। क्योंकि एक्सपेरिमेंट कभी झूठ नहीं बोलता बाबू। आपकी थ्योरी गलत हो सकती है, आपकी थ्योरी गलत हो सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जो डेटा आएगा वो कभी गलत नहीं होता। ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, तो देखा गया कि इस नाइट्रोजन का लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उतनी ही सेम एनर्जी इस नाइट्रोजन और राइट वाले को तोड़ने में देनी पड़ रही है। समझ में आया? इसका मतलब नाइट्रोजन और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन और राइट वाले ऑक्सीजन दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या निकला? सेम। इसका मतलब सेम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग। अरे बोलो ना, रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग। साइंटिस्ट लोग का दिमाग ही चकरा गया। ऐसा कैसा? इतना पढ़ कर आए थे, सारा बात फेल हो गया, ऐसा कैसे भाई? नहीं लग रहा? अरे बोलो भाई, इस पे डबल बॉन्ड था, दो बॉन्ड बन रहे थे, ज्यादा स्टेबल था, तो ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे तो मामला ही फिट हो गया ऐसा। अरे बोलो। तब साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया एक फेनोमेना जिसका नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है बोलो? रेजोनेंस। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आपने मस्त ये डबल बॉन्ड बनाया, ये सिंगल बॉन्ड बनाया, और इसके ऊपर एक लोन पेयर बनाया। अरे बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल दो। ठीक है। इस लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को दो रोटी मिला खाने के लिए, चलो दो चॉकलेट मिला, और इस राइट वाले ऑक्सीजन को एक ही चॉकलेट मिला खाने के लिए, क्योंकि ये एक बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड इज इक्वलेंट टू चॉकलेट। तो इसको दो मिला, इसको एक मिला। तो ये राइट वाला हल्ला नहीं करेगा, बोलेगा हम भी ऑक्सीजन हैं, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप उसको दो चॉकलेट दे रहे हैं और हमको एक चॉकलेट दे रहे हैं, ये सरासर बेईमानी है। अरे बोलो, सरासर क्या है? बेईमानी है। ऐसा नहीं होने देंगे हम। धरना प्रदर्शन पे बैठ गया कि लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को अगर दो चॉकलेट मिला है तो राइट वाले ऑक्सीजन को एक चॉकलेट क्यों मिला? क्योंकि हम भी ऑक्सीजन हैं और ये भी। उल्टा इसको आप दो दे दिए तो देखिए न्यूट्रल है, हमको एक दिए हैं तो हमको एक चॉकलेट दूसरे से उधार लेना पड़ रहा है, माइनस है मेरे ऊपर, है ना? हमको भी दो दीजिए, आपके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी है, दीजिए। तो फिर बोला गया, तो एक ये स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें किसको खुश किया गया? लेफ्ट वाले को। तो फिर एक और स्ट्रक्चर बनाया गया, बोला लो। थोड़ा समझना, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड किसको दिया? लेफ्ट वाले को। और यहाँ आपने डबल बॉन्ड किसको दिया? राइट वाले को। ये हल्ला कर रहा था ना कि तुम हमको भी तो डबल बॉन्ड दो, हम भी तो ऑक्सीजन है। तो बोला कि लो,
एक इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया। क्या बनाया गया? इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें राइट वाले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दिया गया और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड दे दिया गया। अरे बोलो। तो फिर ये चिल्लाने लगा, कि वाह रे वाह, मेरा छीन के उसको दे दिए। वो हल्ला कर रहा था, वो हम भी हल्ला करेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब आपको ये बात पता चल गया कि यहाँ पर जब दोनों ऑक्सीजन ही थे और आप एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे रहे हैं और एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, तो सिंगल वाला हमेशा क्या मचाएगा? हल्ला मचाएगा, है ना? ये सिंगल था तो ये मचाएगा, ये सिंगल था तो ये मचाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करना पड़ेगा कि दोनों शांत हो जाएं। ठीक है? ओवरऑल चॉकलेट कितने हैं आपके पास? 2 और एक 3। ये इसको छोड़ दो, वो नहीं, वो बॉन्ड में नहीं है तो वो अलग इलेक्ट्रॉन है। जितने बॉन्ड, क्योंकि NO2 माइनस के स्ट्रक्चर में आपको एक लोन पेयर तो हमेशा ही दिखेगा। स्ट्रक्चर तो आपने ये पढ़ कर आए हैं, तो आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ओवरऑल चॉकलेट कितने हैं? 3 चॉकलेट है। और बांटने कितने लोग में है? एक को 2 और एक को दोगे तो हंगामा होगा। तो ऐसा क्या करोगे कि दोनों कोई हंगामा ना करे? 1.5 दे देंगे। क्या दे देंगे? 1.5 देंगे। तो एक्चुअली जो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर है, उसमें आपको एक लोन पेयर ऐसा दिखेगा, एक ऑक्सीजन ऐसा दिखेगा, एक ऑक्सीजन ऐसा दिखेगा, और एक जो बॉन्ड है वो आधा आधा दोनों में बटेगा। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये एक कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, वो एक बॉन्ड है या एक चॉकलेट है जिसको मैंने क्या कर दिया? आधा आधा कर दिया। अरे बोलो यार। अब तुम हमको बताओ कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आइडेंटिकल है कि नहीं? इसके पास भी एक कंप्लीट चॉकलेट, एक आधा चॉकलेट, और इसके पास भी एक कंप्लीट चॉकलेट और एक आधा चॉकलेट। अरे मानते हो? इसीलिए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आ रहा था, क्योंकि दोनों को 1.5 मिला था, और आप ये मान के चल रहे थे कि हम एक को 2 और एक को 1 दे देंगे, तो हो जाता सर फोड़ा हुआ वहीं पर। जहां तुम 2 को 1 को 2 और 1 को 1 देते तो हल्ला हंगामा चालू था। ये सिंगल वाला चुप नहीं बैठता। तुमने ये भी देख के देख लिया कि लेफ्ट वाले को दिया तो ये हंगामा किया, राइट वाला को किया तो ये हंगामा करने लगा। तो हंगामा किसी भी मामले में शांत नहीं हो रहा। एक ही केस पे शांत हो सकता था, जब दोनों को बराबर चॉकलेट मिले। अरे बोल यार, बेसिक सा मैथ्स लगाओ। 3 चीजों को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो कितना मिलेगा? 1.5। अरे बोलो यार। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 1.5। और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। अब बॉन्ड ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? बताओ, इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक कंप्लीट बॉन्ड दिख रहा है और एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, तो 1.5 बॉन्ड है। बोलना पक्का? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चला कि इसके पास भी 1.5 बॉन्ड, तो ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल निकले कि नहीं निकले? तो एक्चुअली ये है, ये जो है। अच्छा, अब एक और देखो। ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज था? एक माइनस चार्ज। एक माइनस चार्ज। तुम एक को 2 दे रहे थे और एक को 1 दे रहे थे, तो जिसको 1 मिल रहा था उस पर उसको कंप्लीट एक माइनस था। अब यहां पर तुमने एक को आधा आधा बांट दिया, तो इस पे -½ और इस पर -½ ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? अरे बोलो। जिसको 2 मिल जाता वो तो न्यूट्रल हो जाता, लेकिन जिसको 1 मिलता उस पे एक माइनस, तो तुमको NO2 माइनस बनाना है ना, तो एक माइनस चार्ज दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आधा आधा बटा है तो माइनस चार्ज को भी आधा आधा बांट दिया। तो दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। NO2 माइनस ऐसा दिखता है। ठीक है, टाइम बिंग के लिए आप क्वेश्चन स्ट्रक्चर का जब रिलेटेड हो तो आप ये भी बना देंगे तो आपका आंसर सही है। जैसे हम लोग कल क्वेश्चंस कर रहे थे, कितने पास लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, शेप निकालना है, ज्योमेट्री निकालना है, स्ट्रक्चर निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर वो इन डेप्थ जाकर क्वेश्चन अगर आपसे कॉन्सेप्ट वाइज पूछने लगे तो आपको ये ही स्ट्रक्चर NO2 माइनस का बनाना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों आइडेंटिकल थे। क्लियर है? ये जो बाबू आपने यहाँ पर इंडिविजुअली बनाए हैं, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कभी भी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते। इन दोनों को ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है ना? तो इस चीज को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो। रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड आपको हमेशा ट्रू पिक्चर देता है, हमेशा आपको करेक्ट चीजें बताएगा।
बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, कितने लोग को चमका? ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हम तुमको एक और ब्रह्मास्त्र तरीका सिखाते हैं, दो तीन तरीके हैं, एक तो चॉकलेट वाले से सीख गए। अच्छा एक बात बताओ, आओ इधर आओ, देखो आपको NO2 माइनस बनाना था, आपके पास एक लोन पेयर था, NO2 माइनस, अरे एक एक बॉन्ड तो दे दोगे ही, ठीक है। एक पाई बॉन्ड इसको दे दोगे तो ये हल्ला मंगा मचाएगा, इसको दे दोगे तो ये मचाएगा। इसका मतलब आपके पास तीन चॉकलेट थे, तीन चॉकलेट में से आपने एक एक चॉकलेट तो दोनों को दे दिया। अब एक ही चॉकलेट है ना जो कितने लोगों में बटेगा, एक चॉकलेट कितने लोगों में बटेगा? दो, तो एक चॉकलेट का एक पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा? देखो एक ही बॉन्ड है, इसके बाद तो एक ही बॉन्ड है ना, या तो इसको दोगे या इसको दोगे, तो एक बॉन्ड कितने लोगों में बांटना है? दो लोगों में, तो एक जगह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? अरे बोलो, आधा आधा। तो आप इसको लिखो ऐसे, 1+1/2 इक्वल टू 1.5, 1+1/2 इज इक्वल टू क्या? 1.5। ये लिखना सीखो, ये लिख जाओगे तो हमेशा आगे काम आएगा। देखो एक तो कंप्लीट बॉन्ड है, एक कंप्लीट बॉन्ड इधर भी, एक कंप्लीट बॉन्ड इधर भी, तो एक एक तो दोनों के पास है। और एक ही बॉन्ड अब और बनाना है, लेकिन कितने लोगों में बांटना है? एक ही चॉकलेट बचा है, कितने लोगों में बांटना है? दो, तो दोनों को कितना मिलेगा? आधा आधा। तो इसको भी 1/2, इसको भी 1/2, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। अरे बोलो यार। तो अच्छा ये भी बोल सकते हैं, अगर बॉन्ड लेंथ का सवाल आ जाए, ध्यान से सुनना, तो तुम बोलते कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इनका बॉन्ड लेंथ छोटा है, जितना ज़्यादा बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स नज़दीक आते जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। तो तुम ये भी बोलते कि नहीं इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है क्या? नहीं, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, दोनों डेड ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ भी क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? बॉन्ड लेंथ भी क्या है? आइडेंटिकल है। दोनों का बॉन्ड लेंथ भी सेम है या फिर आइडेंटिकल है। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आ गई? जल्दी कमेंट करो। नहीं, नॉर्मली आपको रेजोनेंस नहीं बनाना। अगर देखो अगर क्वेश्चन में सवाल ज्योमेट्री से है, स्ट्रक्चर से है, हाइब्रिडाइजेशन से है, तो आपको हाइब्रिड वगैरह सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ का है, बॉन्ड ऑर्डर का है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का है, तब आपको रेजोनेंस सोचना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, टेंशन मत लो, सब मॉलिक्यूल में नहीं होता, गिने चुने 4-5 जगह हैं, वो सब हम करा देंगे। अरे बोलो ना, चलो आ जाओ। सेकेंड एग्जाम्पल, NO3-। NO3-, पहले तो स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, बताइए। मेरे हिसाब से ये है, दिस इज NO3-। अरे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया तो प्लस आया। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है न्यूट्रल, ये दोनों एक एक बना रहे हैं माइनस, और नाइट्रोजन 4 बना रहा है प्लस। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है तो बोल दो। दिस इज NO3-। ठीक है। फिर एक सवाल आया, फिर एक सवाल आया कि अगर हम अब बोलें इसको लेफ्ट, इसको राइट और इसको टॉप, तो क्या इन तीनों के बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम हैं या अनइक्वल, मतलब इक्वल हैं या अनइक्वल हैं? पहले रेजोनेंस वगैरह मत सोचो, पहले नॉर्मली जो दिख रहा है वो बोलो बस। अनइक्वल है, यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो जाहिर सा बात है यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा। और यहाँ यहाँ सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर आप इस स्ट्रक्चर से आंसर देने की कोशिश करोगे, यहाँ से भी अगर आप इस स्ट्रक्चर से आंसर देने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अनइक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ, अनइक्वल बॉन्ड ऑर्डर, और अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। सारे तीनों के बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट है। अरे बोलो ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग है, बॉन्ड ऑर्डर भी। यहाँ कितना बॉन्ड ऑर्डर है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। यहाँ कितना दिख रहा है? 1। यहाँ कितना दिख रहा है? 1। बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली इससे थोड़े से बड़े होंगे। लेकिन क्या ये करेक्ट पिक्चर है? नहीं, करेक्ट पिक्चर नहीं है।
जैसे ही आपने इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ओ दिया, ये हल्ला मचाएगा, ये दोनों हल्ला मचाएंगे कि भाई जब ये भी ऑक्सीजन है और हम भी ऑक्सीजन और हम भी ऑक्सीजन ही हैं, तो आपने लेफ्ट वाले को डबल बॉन्ड कैसे दे दिया? अरे बोलो। तो आप इसके कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं पहले ये बताओ। ये बना सकते हो, ओ माइनस, ओ माइनस, इस पे प्लस, कोई दिक्कत? अगले बार क्या बना सकते हो? चलो ये हल्ला मचाने लगा तो इसको दे दिया डबल बॉन्ड, इसको दे दिया, अब ये दोनों हल्ला हंगामा मचाने लगेंगे। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो? ऊपर दे दो, ये दे दो ओ माइनस, ये दे दो ओ माइनस, इस पे हो जाएगा प्लस। अरे बोलो। यही ना तीन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। अरे तीन ऑक्सीजन थे, डबल बॉन्ड किसी एक ही को दे सकते थे, तो या तो लेफ्ट वाले को दे दो, या राइट वाले को दे दो, या टॉप वाले को दे दो। लेकिन तुमको लगता है कि ये सारे सारे सुखी संपन्न रहेंगे कि हल्ला हंगामा मचाएंगे? हल्ला हंगामा मचाएंगे भाई, बिल्कुल मचाएंगे। अरे बोलो। तो ये यानी कि ये जो चीज मैंने बनाया है, ये क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या होगा? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड? अरे बोलो। हाइब्रिड मतलब हमको इन सबको मिलाकर बनाना है, ठीक है? तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? देखो नाइट्रोजन तो दिख ही रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। किसी भी स्ट्रक्चर में देखो तो एक एक बॉन्ड तो सबसे कनेक्टेड है ना भाई। तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, कोई दिक्कत किसी को? अब ये जो एक पाई बॉन्ड है वो कितने जगह घूम रहा है? एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, और एक बार ऊपर। एक एक ही बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड है या एक बॉन्ड है, वो कितने जगह घूम रहा है? तो एक जगह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/3। एक चॉकलेट को तीन लोगों में बांटना है तो एक आदमी को कितना चॉकलेट मिलेगा? 1/3। अरे बोलो। तो यानी यहाँ एक कंप्लीट बॉन्ड नहीं, यहाँ फ्रैक्शनल बॉन्ड है। और इसका कैसे लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर? एक तो कंप्लीट बॉन्ड है और एक जगह 1/3, तो ये कितना आ जाएगा? 4/3। दिस इज 1.33। ये भी कितना होगा? 1 + 1/3, 1.33। ये भी कितना होगा? 1 + 1/3, कितना हो जाएगा? 1.33। अब आपको इसमें भी पता चलेगा कि सारे जो बॉन्ड्स हैं वो तो आइडेंटिकल निकल गए, तो सबका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है, सबका बॉन्ड लेंथ भी सेम है। अरे बोलो, चमका या नहीं चमका? कोई दिक्कत? चार्जेस भी लगाने हैं। अच्छा, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, तो नाइट्रोजन पे तो प्लस है पूरा। अरे बोल। दो माइनस है, दो माइनस को कितने जगह में बांटना है? तो एक जगह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 2/3, 2/3। अरे एक चीज को तीन लोगों में बांटना होता है तो कंट्रीब्यूशन 1/3 आता है। दो नेगेटिव चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज को कितने ऑक्सीजन पे घुमाना है? तीन ऑक्सीजन पे, तो कितना जाएगा एक जगह का? 2/3। तो यानी यहाँ पे लिखोगे -2/3, यहाँ पे लिखोगे -2/3, यहाँ पे लिखोगे -2/3। कभी कंफ्यूजन हो कि सही लिखे हैं कि गलत, तो सबको ऐड कर देना, अंत में -2 आना चाहिए। ऐड करो। -6/3 -2 नहीं आएगा? ये तो बेसिक सा चीज है। नहीं चमका? अरे एक एक चॉकलेट तीन लोगों में बांटना है तो सबको 1/3 1/3 मिलेगा। दो चॉकलेट को तीन लोगों में बांटना है तो सबको 2/3 2/3 मिलेगा। तीन चॉकलेट को तीन लोगों में बांटना है तो 3/3 3/3, मतलब एक एक मिलेगा। अरे बोलो ना। तो ये आपका, तो सबके जो बॉन्ड ऑर्डर आ गए वो आइडेंटिकल आ गए। कितना आ गया? 1.33। सबका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? सेम होगा। और सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? सेम होगा। अरे बोलो। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे? अरे देना चाहोगे? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को? कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। बताओ। कंपेयर बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है NO2 माइनस में और NO3 माइनस में।
अरे तुम्हारा सामने निकला हुआ है, तुम क्या बोल रहे हो? ये बना क्या रहे हो? तुम्हारा बनाया हुआ है क्वेश्चन। NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था? 1.5। और NO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था? 1.33। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितने ज्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं दो एटम के बीच में। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो आप लिख सकते हो कि अगर कंपैरिजन बॉन्ड लेंथ का है तो NO2 माइनस का कम होगा और NO3 माइनस का ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नहीं, जो जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाता है एटम्स उतने नज़दीक आते जाते हैं। अरे बोलो, सोचो ये कितना इजी क्वेश्चन है लेकिन कितना अच्छा भी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता रहे तो आप तो यही स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप बड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे करें। यहाँ पे तो अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स हैं। जबकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सही है ही नहीं। सही कौन सा है? हाइब्रिड। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत? चलो हम देते हैं, एक हमको बना के दिखाओ, इसके बारे में बताओ क्या होगा। कार्बोनेट, CO3 2-। ट्राई करो, देखो क्या अब सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल आएंगे। हाइब्रिड बनाओ पहले। CO3 2- का स्ट्रक्चर बनाओ। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो बनाइए और फिर उनसे हाइब्रिड बनाइए। इतना काम करो पहले। कैसा बनेगा CO3 2-? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। माइनस माइनस, दिस इज CO3 2-। कार्बोनेट। अरे बचपन से नहीं पढ़ता है? जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वही कार्बोनेट है ये। CO3 2- इज कार्बोनेट। नहीं पढ़े हो? कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, है ना? चलिए बताइए, हल्ला हंगामा होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलेगा कि हम भी ऑक्सीजन, हम भी ऑक्सीजन, हम भी ऑक्सीजन। तो ऊपर वाले को आप क्यों ज्यादा दो बॉन्ड दे रहे हैं, हम लोग को एक एक दे रहे हैं? तो और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसको दे देते हैं डबल और इसको दे देते हैं सिंगल। अब ये दोनों हल्ला हंगामा मचाएंगे। ऊपर वाले को डबल मिल गया, लेफ्ट वाले को डबल मिल गया, किसका बचा? राइट वाले का डबल बचा। अरे बोलो ना, ये तीनों क्या कहे जाएंगे? थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सही ये होगा या सही इनका हाइब्रिड होगा? हाइब्रिड होगा। तो हाइब्रिड बनाएंगे, कार्बन लिखेंगे। एक एक ऑक्सीजन से तो बॉन्ड से तो तीनों ऑक्सीजन कनेक्टेड ही होंगे। अच्छा, एक बॉन्ड कितने जगह घूम रहा है? एक बॉन्ड कितने जगह घूम रहा है? कभी ऊपर रह रहा है, कभी राइट में, तो एक जगह पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? तो यानी यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1+1/3 कितना आ जाएगा? 1.33। 1+1/3 कितना आ जाएगा? 1.33। यहाँ पे भी 1+1/3 कितना आ जाएगा? 1.33। तो सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल निकल गए कि नहीं? सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम। तो आपके सारे बॉन्ड्स जो हैं वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोलने का मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सब क्या होगा? सेम। जबकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, आप सिर्फ इसको देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सेम नहीं है। अरे बोलो ना। चलो चार्ज भी लगाना है, बताओ।
दो चार्ज है और तीन जगह घूम रहा है, वही चीज, -2/3, -2/3 और -2/3। तो ये आपका कार्बोनेट हो गया। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रेजोनेंस वाला? तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं और आपको ये बात को समझने में हेल्प करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड आइडेंटिकल है या नहीं, वहां पर जब क्वेश्चन आए तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाकर पॉसिबल नहीं। अच्छा ये तो अब स्ट्रक्चर अगर बना लोगे तो ये तो अब समझ जाओगे कि इसमें हाइब्रिड करना है या नहीं करना। अरे बस ये देखना कि हल्ला हंगामा मचेगा कि नहीं मचेगा। अगर मचेगा इसका मतलब ये एक्चुअल फिगर नहीं है, एक्चुअल फिगर इसका हाइब्रिड होगा। बनाना कैसे है ये भी सीख गए। अरे बोलो। और भी चीजें हैं। तो याद रखना, आपसे कभी कोई पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। देखो ना, फ्रैक्शनल ही तो आ रहा है, 1.5, 1.33, ये सब क्या है, फ्रैक्शंस हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है। अरे बोलो। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिनमें एक से ज्यादा एटम होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, जैसे ये सब NO3-, NO2-3। इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है तो रीजन क्या दोगे? रेजोनेंस। क्या दोगे? रेजोनेंस। ये पॉइंट हम इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि आगे जाने के बाद, है ना, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो डाई एटॉमिक नेचर के होंगे और वहां पे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आने लगेगा, तो उनका कुछ रीजन दूसरा होता है, वो हम लोग सीधा पढ़ेंगे MOT में, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है। तो टाइम बिंग के लिए बस आप ये बात याद रखना, कोई पूछे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन जैसे मॉलिक्यूल्स में जहां दो से ज्यादा एटम्स दिख रहे हैं, वहां पर किस फेनोमेना के कारण बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है? रेजोनेंस के कारण। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ सकता है ड्यू टू रेजोनेंस। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, फिर आज यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर यार आज कितने कॉन्सेप्ट पढ़े? तीन, केमिकल बॉन्ड स्टेबिलिटी वो कर्व वाला, दूसरा N+L रूल वाला, और तीसरा रेजोनेंस वाला। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फिर। पक्का कोई डाउट नहीं? आप लोग कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? कमेंट करो जल्दी, डाउट है?